मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1797 से 1869 तक। ये नाम सुनते ही आमतौर पर जहन उर्दू गज़ल, मोहब्बत और दिल्ली की गलियों में शायद खो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, रोमानवी शायरी से ही पहचाने जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन आज हम गालिब की शायरी के इस रोमानवी पहलू से ज़रा हटकर उनकी शख्सियत की एक और शायद ज़्यादा गहरी सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे उस गालिब की जो एक मुफक्किर थे, एक आप कह लें फिलॉसफर थे, जो ज़वाल पजीर मुग़ल सल्तनत की दिल्ली के उस फिक्री माहौल में वजूद, अक्ल, ईमान, तकदीर जैसे बड़े सवालात से जूझ रहे थे। जी, और मेहर अफशा फारूकी की तहकीक और गालिब के अपने खुतूत, खास तौर पर उर्दू मुअल्ला, इसमें हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो वो दिल्ली का माहौल कैसा था? मतलब एक इंटेलेक्चुअल हब था? देखें, वो दिल्ली वाकई एक ख़ास जगह थी। अगरचे ज़राए में मतलब मेल्टिंग पॉट का लफ्ज़ तो नहीं मिलता, मगर गालिब जिस माहौल का हिस्सा थे वो फ़ारसी और उर्दू अदबी रिवायात से, तसव्वुफ़ से, मंतिक, कलाम, इन सब के मुबाहिस से गूंजता था। अच्छा। तस्करों और मुशायरों की महफिलें थीं। आज़रुदा, मोमिन, ज़ौक़ जैसे बड़े अहले इल्म से उनकी सोहबतें थीं, और फिर बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से ताल्लुक़। तो ये सब मिलकर एक ऐसे शहर की तस्वीर बनाते हैं जहाँ ख़यालात का टकराव भी था और मिलाप भी जारी था। गालिब इसी फिक्री ज़मीन से उठे थे। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो जुस्तजू है, इसका मरकज़ सोचने वाले गालिब हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी वो फिक्री कशमकश क्या थी, उनके जो अदबी इंतखाब थे उनके पीछे क्या सोच थी जी, और किस तरह उनकी शख्सियत और शायरी में हमें एक फ़लसफ़ियाना खोज नज़र आती है। तो ये सिर्फ शायरी की तशरीह नहीं होगी, बल्कि गालिब के जहन और उनकी जो वजूदी उलझनें थीं उनको समझने की एक संजीदा कोशिश होगी। और ये सवाल भी अहम है कि क्या वो वाकई मजहब से मतलब बेजार थे, या वो ईमान को अक्ल की कसौटी पर परख कर एक नई तारीफ दे रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गालिब की फ़ारसी से जो गैर मामूली मोहब्बत थी और उसके ज़रिए वो अपनी शनाख्त कायम करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर बात करते हैं। ये तो मशहूर है कि गालिब खुद अपनी फ़ारसी शायरी को उर्दू पर फ़ौक़ियत देते थे। जी हाँ, फारूकी ने उनके मशहूर शेर का हवाला भी दिया है, फ़ारसी बी तब बबीनी नक्शहाए रंग रंग बुगज़र अज़ मजमुआए उर्दू के बेरंग मनस्त। यानी मेरा फ़ारसी कलाम देखो तो रंगारंग जलवे नज़र आएंगे, उर्दू दीवान तो बस बेरंग है। आखिर ये इतनी शदीद तरजीह क्यों थी? क्या ये सिर्फ जुबान का ही मामला था? नहीं, मेरा ख्याल है ये सिर्फ जुबान का मामला नहीं था, इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी हैं। एक अहम वाक़या जो है वो कलकत्ते का मशहूर मुशायरा है, गालिबन 1829 का। अच्छा, कलकत्ता वाला। जी, वहाँ बाज़ हिंदुस्तानी फ़ारसी गो शुअरा ने, ख़ास तौर पर कतील के पैरोकारों ने गालिब के फ़ारसी मुहावरात और अल्फाज के इस्तेमाल पर बहुत सख्त तनकीद की। और गालिब का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। उनका मौक़िफ़ था कि भाई हिंदुस्तान में पैदा होने वाले शायर फ़ारसी ज़बान के मामले में सनद कैसे हो सकते हैं। अच्छा, यानी अथॉरिटी का सवाल बना लिया उन्होंने। जी बिल्कुल। मेहर अफशा फारूकी के मुताबिक ये वाक़या गालिब के लिए एक बड़ा चैलेंज था और इसने उनकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला। इसी के रद्द-ए-अमल में उन्होंने वो मसनवी लिखी बादे मुखालिफ, जिसका पहले नाम इश्तेनामा था। तो ये सिर्फ लिसानी बहस नहीं रही, ये एक तरह से इल्मी और सकाफती अथॉरिटी का सवाल बन गया था। और इसी पस मंज़र में शायद उनका ये दावा भी ज़्यादा मायने खेज हो जाता है कि उन्हें फ़ारसी पर एक फितरी महारत हासिल है, ये खुदा का अतिया है। जी। और इसी सिलसिले में वो एक पुरस्रार ज़रतिश्ती उस्ताद मुल्ला अब्दुस समद का जिक्र भी मिलता है। हालांकि काजी अब्दुल वदूद जैसे मुहक्किकीन तो कहते हैं कि ये शायद हकीकी शख्सियत थी ही नहीं। जी हाँ, इस पर शुकूक हैं, लेकिन फारूकी कहती हैं कि ये किरदार हकीकी हो या ना हो, उसका जिक्र गालिब की उस खालिस फ़ारसी से गहरी दिलचस्पी को समझने के लिए अहम है, जो इस्लाम से पहले राइज समझी जाती थी, यानी दसातीर की फ़ारसी। अच्छा, ये दसातीर वाली फ़ारसी, तो ये क्या जाहिर करता है? क्या ये महज एक अफसाना था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी उनकी? मेरा नहीं ख्याल ये महज अफसाना था। मुल्ला अब्दुस समद का जिक्र अगर फर्जी भी है तो वो गालिब की इस ख्वाहिश की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी फ़ारसी दानी का सिलसिला सीधा ईरान और उसकी कदीम रिवायात से जोड़ें। अब जहाँ तक दसातीर का ताल्लुक है तो फारूकी की वजाहत के मुताबिक ये 16वीं 17वीं सदी की एक तहरीक
आज़र कियावानी तहरीक से वाबस्ता तस्वुर था। अच्छा, जी, इस तहरीक ने एक मुतबादिल ईरानी तारीख और फ़लसफ़ा पेश किया था जिसमें ज़रतुश्ती फ़िक्र और इशराक़ी हिकमत को मरकज़ियत दी गई। दावा ये था कि दसातीर नामी किताब एक कदीम आसमानी ज़बान में नाजिल हुई थी जिसका तर्जुमा 5वीं सासानी बादशाह ने खालिस यानी अरबी आमेज़िश से पाक फ़ारसी में किया। अच्छा, अरबी से पाक फ़ारसी। जी, अगरचे ये नज़रियात बाद में मुस्तरद हो गए मगर इस दौर में इनका असर था। तो गालिब की इस खालिस फ़ारसी से दिलचस्पी शायद उन्हें अपने ज़माने के हिंदुस्तानी नक़ादों के एतराज़ात से एक बुलंदतर मकाम देती थी और उन्हें एक वसी तर कदीम तर इल्मी रिवायत से जोड़ दी थी। और उसका अमली सबूत फिर वो फ़ारसी लुग़त बुरहान काते पर उनकी शदीद तनकीद है। बिल्कुल, जिसमें वो हिंदुस्तानी लुग़त नवीसों पर बहुत बरहम नज़र आते हैं। उर्दू मुअल्ला में तफ्ता और रहीम बेग के नाम खतूत हैं, वो उसकी गवाही देते हैं, जहां वो साफ कहते हैं कि भाई इन हिंदुस्तानी लुग़त नवीसों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो गोया ये सिर्फ लिसानी फ़ख्र नहीं था बल्कि एक शऊरी कोशिश थी अपनी शनाख्त को, अपनी लिटरेरी आइडेंटिटी को नए सिरे से बनाने की। क्या यही वो चीज़ है जिसे फ़ारूक़ी लिटरेरी सेल्फ फैशनिंग कहती हैं? बिल्कुल, फ़ारूक़ी का तज्ज़िया यही है। गालिब खुद को सिर्फ दिल्ली या हिंदुस्तान तक महदूद नहीं देख रहे थे, वो खुद को इस वसी तर इल्मी और सकाफ़ती दुनिया का हिस्सा समझते थे जो ईरान से वस्त एशिया और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी, जिसे बाज़ लोग पर्शियन कॉस्मोपोलिस कहते हैं। अच्छा, ये अपनी इल्मी शख्सियत को शऊरी तौर पर एक ख़ास सांचे में ढालने की कोशिश थी। इसकी एक और मिसाल जो फ़ारूक़ी देती हैं वो उनका अपने नसब को ईरान के कदीम अफसानवी बादशाहों पुशंग, अफरासियाब, जमशीद से जोड़ना है। नसब को भी वहां से जोड़ा। जी, ये सब चीज़ें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि गालिब बदलते हुए सियासी और सकाफ़ती मंजरनामे में अपनी जड़ें एक अजीम शान माजी में तलाश कर रहे थे और अपनी एक मुनफरिद हैसियत कायम करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 1857 के हंगामे के बाद लिखी गई किताब दस्तुम्बू, उस पर उनका इतना इसरार कि उसे खालिस फ़ारसी यानी दसातीर के अंदाज में लिखा जाए, यहाँ तक कि कातुबों को ताकीद की कि अरबी अल्फाज इस्तेमाल ना हों। एक ख़त में तो लिखा है कि अगर एक अरबी लफ्ज़ नहीं रह गया तो मेरी सारी मेहनत अकारत जाएगी। ये शिद्दत क्या बताती है? ये शिद्दत यही बताती है कि ये मामला उनके लिए कितना बुनियादी था। दस्तंबू एक बहुत नाजुक वक्त में लिखी गई दस्तावेज थी जिसे वो मलका विक्टोरिया तक पहुंचाना चाहते थे। सही। ऐसे में भी जुबान की पाकीज़गी पर यह इसरार जाहिर करता है कि जुबान उनके लिए सिर्फ इजहार का जरिया नहीं थी, बल्कि ये उनकी शनाख्त, उनकी तारीख से वाबस्तगी और शायद किसी हद तक उनकी फिक्री और तहजीबी सालमियत का मजहर था। ये महज स्टाइल का इंतखाब नहीं था, ये गहरी कमिटमेंट थी। अच्छा, चलिए अब गालिब के शायर से एक मुदव्वन यानी एडिटर और दानिश्वर बनने के सफ़र पर नज़र डालते हैं। ये पहलू भी बहुत दिलचस्प है। जी, बहुत अहम है। इस सख्ती से काम लिया। 1821 के नुस्खा हमीदिया में जो कलाम था उसका बहुत बड़ा हिस्सा 1841 में शाया होने वाले दीवान में शामिल ही नहीं किया। आखिर इतने सारे शेर क्यों निकाल दिए? ये तो अपनी ही तख्लीक को रद्द करने जैसा लगता है। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इसकी कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं जो फ़ारूक़ी बयान करती हैं। एक तो ये कि इब्तिदाई कलाम पर मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल का असर बहुत ज़्यादा था, जिससे गालिब ने बाद में शऊरी तौर पर फासला इख्तियार करना चाहा। अच्छा, बेदल का असर। दूसरे, शायद इब्तिदाई कलाम में फ़ारसी तराकीब और मुश्किल पसंदी बहुत ज़्यादा थी जो शायद आम कारी के लिए मुश्किल पैदा करती। तीसरे, ये भी हो सकता है कि ये उस दौर में होने वाली तनकीद का एक तरह से जवाब हो। लेकिन असल बात यह है कि ये एक शऊरी इंतखाब था। गालिब सिर्फ शेर नहीं कह रहे थे, वो अपनी अदबी मिरास को, अपनी पब्लिक इमेज को भी तरतीब दे रहे थे। तो 16 का नुस्खा, 1821 का नुस्खा हमीदिया, 1826 का नुस्खा और 1828 का इंतखाब गुलेराना। फ़ारूक़ी कहती हैं कि ये सिर्फ कलाम के मुख्तलिफ वर्जन नहीं बल्कि गालिब की फ़िक्री और शेरी नशोनुमा के अलग अलग मराहिल हैं। क्या ये दुरुस्त है कि इन सबको मिलाकर बस एक कुलियात बना देना उनकी इस इर्तिकाई सोच को नज़रअंदाज करना है? फ़ारूक़ी का मौक़िफ़ तो यही है और ये काफ़ी वज़नी दलील है। वो हर दीवान या कलमी नुस्खे को उस वक्त के गालिब की फ़िक्र और फ़न का एक मुकम्मल मज़हर समझती हैं।
अच्छा, इनके मुताबिक बाद के इंतखाब या शाया शुदा दीवान में से निकाले गए अशार को महज मुस्तरद कलाम समझना ठीक नहीं, बल्कि उन्हें गालिब के फिक्री सफ़र के इब्तिदाई नुकूश के तौर पर देखना चाहिए। ये गालिब की खुद आगाही और अपने कलाम पर उनके मुसलसल गौर व फिक्र की दलील है। ये एक दानिशवराना अमल है, अपने काम को परखना, बेहतर बनाना और एक ख़ास शक्ल में दुनिया के सामने लाना। और फिर गालिब का तिबायत की दुनिया से ताल्लुक, ये भी तो एक मुनफरिद बात है ना। अपने ज़माने के दूसरे बड़े शायरों नासिख, आतिश, मोमिन, ज़ौक़ के मुकाबले में गालिब ने अपने दीवान शाया करवाने में खुद पहल की। उर्दू दीवान 1841 में, फ़ारसी 1845 में। जी हाँ। नाशरीन से उनके रवाबित, जैसे सैयद मोहम्मद खान जिन्होंने पहला उर्दू दीवान छापा और बाद में मुंशी नौल किशोर, यहाँ तक कि अखबारात जैसे ओद अखबाल का इस्तेमाल करना, ये तो एक तरह से मतलब जदीद पब्लिशिंग के तकाज़ों को समझने वाली बात लगती है। बिल्कुल, ये गालिब की अमलियत पसंदी और अपने काम को क़ारीन तक पहुंचाने की शदीद ख्वाहिश को जाहिर करता है। वो सिर्फ गोशानशी शायर नहीं थे, वो जानते थे कि छापा खाना इबलाग का एक नया और ताकतवर जरिया है। सही। उर्दू मोहल्ला के खतूत में इसकी झलकियाँ मिलती हैं। वो किताबत की गलतियों पर परेशान है, इशात के अखराजात का जिक्र कर रहे हैं, किताबों की तरसील के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक ऐसे मुसन्निफ की तस्वीर है जो अपने तख्लीकी काम के साथ साथ उसकी इशात और क़ारीन तक रसाई के अमल में भी पूरी तरह शरीक है। और दीवानों के दिबाचे, जिन्हें डिबाचास कहा जाता है, फारूकी उन पर बहुत जोर देती हैं कि ये सिर्फ रस्मी तमहीदें नहीं थीं। उनमें गालिब क्या कर रहे थे? फारूकी का तज्जिया ये बताता है कि ये दिबाचे गालिब के लिए खुद को बतौर अदीब पेश करने, अपनी अदबी हैसियत का जवाब पेश करने, फ़ारसी और उर्दू ज़बानों के बाहिमी ताल्लुक़ पर अपनी राय कायम करने और क़ारीन से बराह रास्त एक दानिशवराना मुकालमा कायम करने का एक प्लेटफॉर्म थे। अच्छा, एक मुकालमा। जी, गुले राना का दिबाचा हो, उर्दू दीवान का मुख्तसर दिबाचा या फ़ारसी दीवान का मुफस्सिल दिबाचा, ये सब गालिब की फ़िक्री खुद नविश्त, आप कह लें इंटेलेक्चुअल ऑटोबायोग्राफी का दर्जा रखते हैं। फ़ारसी दीवान के दिबाचे में तो वो खुलकर अपनी शायरी, ज़ुबानदानी, अपने अदबी नज़रियात और विरसे पर बात करते हैं। ये तहरीरें उन्हें महज शायर नहीं बल्कि अपने अहद का एक अहम नक़ाद और मुफक्कर भी साबित करती हैं। अब आते हैं गालिब की शख्सियत के इस पहलू की तरफ जो हमें उनके खतूत उर्दू मोहल्ला और ज़िंदगी के वाक़यात से नज़र आता है, यानी गालिब बतौर एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो खुशी, गम, मायूसी, उम्मीद सब महसूस करता है। यहाँ हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ गालिब मिलता है ना? यकीनन, और ये पहलू उनकी अज़मत को कम नहीं करता बल्कि मेरे ख्याल में तो बढ़ाता है। उनकी ज़िंदगी मुसलसल जिद्दोजहद का नाम थी। माली तंगी तो एक मुस्तकिल अज़ाब की तरह उनके साथ लगी रही। हाँ, पेंशन वाले मामलात। जी, नवाब अहमद बख्श खां और फिर उनके बेटे नवाब शमसुद्दीन के साथ पेंशन के मामलात ने उन्हें बहुत परेशान रखा। कर्ज का बोझ था, सरपरस्ती की तलाश थी, किताबों की शायद के लिए पैसे का इंतज़ाम करना था। उर्दू मोहल्ला के खतूत इन परेशानियों से भरे पड़े हैं। ये रोज़मर्रा की फ़िक्रें थीं जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थीं। और फिर 1857 का गदर, वो तो उनकी ज़िंदगी में एक ज़लज़ला था। इससे पहले वो जुए के इल्ज़ाम में कैद भी काट चुके थे। जी हाँ, फारूकी इसका जिक्र करती हैं और कहा जाता है कि इस दौरान सिर्फ नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता ने उनका साथ दिया। गदर में उनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ खां, जो जहनी तौर पर शायद पूरी तरह ठीक नहीं थे, वो गोली मारकर हलाक कर दिए गए। अंग्रेज सरकार से मिलने वाली पेंशन बंद हो गई, शदीद माशी बहरान और इसी आलम में दस्तनबू लिखी गई। ये सदमे उनकी सोच पर कैसे असरअंदाज हुए होंगे? इन सदमात ने यकीनन उनकी फिक्र को और गहरा किया होगा। दस्तनबो खुद एक बहुत पेचीदा दस्तावेज है। बज़ाहिर तो ये गदर के वाक़यात का रोज़नामचा है और अपनी वफादारी का सबूत पेश करने की कोशिश, लेकिन इसके पीछे एक टूटे हुए मगर फिर भी अपनी शनाख्त पर कायम रहने वाले शख्स की नफ्सियात काम कर रही है। खतूत में उस दौर की बेयकीनी, खौफ और नुकसान का एहसास बहुत नुमाया है। शायद यही वो दौर है जब तकदीर, इंसानी बेबसी और ज़माने की सितम ज़रीफ़ी जैसे मौज़ूआत उनकी सोच पर और भी हावी हो गए होंगे।
یہ ذاتی بحران انہیں وجودی سوالات کے مزید قریب لے آیا ہوگا کہ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے۔ اور ذاتی زندگی میں بھی دکھ کم نہیں تھے۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ 7 بچے پیدا ہوئے اور کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ کہتے ہیں اس داغ کی حقیقت مجھ سے پوچھو۔ جی۔ پھر بڑھاپے کی کمزوریاں، بینائی کا کم ہونا، ہاتھ میں راشا، لکھنے پڑھنے میں دقت۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اب تو لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں۔ یہ کمزوری اور بے بسی کا اعتراف انہیں بہت انسانی بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ خطوط جنہیں فاروقی جدید اردو نثر کا نقطۂ آغاز بھی کہتی ہیں، اپنی بے تکلفی اور سچائی میں کمال ہیں۔ وہ اپنی بیماری، اپنی کمزوری، اپنی محرومیوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ یہی ایمانداری ہے جو قاری کو براہ راست غالب کے وجودی تجربے سے جوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسے مفکر کی تصویر ہے جو صرف کتابی باتوں میں نہیں الجھا، بلکہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو خود جھیل رہا ہے اور ان پر غور بھی کر رہا ہے۔ لیکن ان تمام تر مشکلات اور سنجیدگی کے باوجود ان کی شخصیت میں وہ ظرافت اور زندہ دلی بھی تو تھی۔ جی ہاں، بالکل تھی۔ فاروقی نے وہ نواب الہی بخش معروف کے صوفیانہ شجرے والا لطیفہ نقل کیا ہے کہ غالب نے شجرے میں ایک ایک نام چھوڑ کر لکھا اور کہا کہ سیڑھی پر بھی تو ایک پایا چھوڑ کے چاہا جا سکتا ہے۔ جی۔ اور اردو معلّہ میں وہ کالپی سے کپتانی کا خطاب ملنے والا واقعہ بھی تو بڑا دلچسپ ہے۔ یقیناً ان کی ظرافت اکثر حالات کی ستم ظریفی پر ایک گہرا طنز ہوتی تھی۔ یہ ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھا۔ اسی طرح ان میں فخر اور حساسیت بھی بہت تھی۔ ہاں، وہ کلکتہ والا واقعہ۔ جی، کلکتہ میں اپنی فارسی پر تنقید انہیں سخت ناگوار گزری۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہتے تھے۔ وفاداری کا جذبہ بھی تھا، جیسے قید کے دوران شفتا کی دوستی کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کے تعلقات بھی بڑے متنوع تھے۔ سرپرست تھے جیسے بہادر شاہ ظفر، شاگرد تھے جیسے نواب ضیاء الدین، حریف تھے جیسے ذوق، ہم عصر تھے جیسے آزردہ، مومن، صہبائی۔ ان سب سے ان کے رشتے کی نوعیت مختلف تھی جو ان کے خطوط سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ، کثیر جہتی شخصیت تھی۔ اور سفر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کلکتہ کا سفر تو خیر پینشن کے مقدمے کے لیے تھا، لیکن بنارس انہیں بہت پسند آیا۔ جی، بنارس کا ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں۔ وہاں کے قیام کے دوران انہوں نے شہر کی تعریف میں فارسی مثنوی چراغ دیر لکھی۔ ایک خط میں بنارس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ان کے جمالیاتی ذوق اور نئے تجربات کے لیے کھلے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل۔ یہ تمام پہلو مل کر غالب کی وہ تصویر مکمل کرتے ہیں جو صرف ایک شاعر کی نہیں بلکہ ایک مکمل انسان کی ہے۔ ایک ایسا انسان جو علم دوست ہے، سنساس ہے، حالات سے لڑتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر سوچتا ہے۔ ان کے خطوط 19ویں صدی کی دلی، اس کے لوگوں، اس کی تہذیب اور خود غالب کی داخلی دنیا کا ایک بے مثال مرقع ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر ہم کریں تو یہ ہوا کہ مرزا غالب محض رومانوی غزل گو شاعر نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ مہر افشاں فاروقی کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ایک نہایت پیچیدہ، گہری سوچ رکھنے والے دانشور تھے۔ جی، وہ روایت اور جدیدیت کے سنگم پر کھڑے تھے، زبان کو اپنی شناخت کی تشکیل کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ادبی تنقید، سرپرستی کے نظام کے چیلنجز، ذاتی المیوں اور وجودی سوالات سے مسلسل نبردآزما تھے۔ بالکل۔ ان کی شدید خداگاہی، ان کی زندگی کی جو دستاویزی مشکلات ہے اور ان کی مسلسل فکری جستجو، چاہے وہ لسانی مارکوں کی شکل میں ہو یا تقدیر اور خدا کے بارے میں سوالات کی شکل میں، یہ سب معنی اور شناخت کی اس گہری انسانی تلاش کی عکاسی کرتی ہے جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ فاروقی نے ان کے مجموعی کام کو کثیر الجہتی غیر متناسب مجموعہ کلام کہا ہے، کلائڈوسکوپک اے سیمیٹریکل کارپس، جو ان کی شخصیت اور فکر کی پیچیدگی کو خوب ظاہر کرتا ہے۔ ان کے خطوط میں جو فلسفیانہ جھلکیاں ملتی ہیں، جو شک اور یقین کی کشمکش نظر آتی ہے، وہ انہیں ہمارے عہد کے انسان کے بہت قریب لے آتی ہے۔ ایک سوال جو اس ساری گفتگو کے بعد ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ کیا غالب کی یہ مسلسل فکری کاوش، یہ لسانی پاکیزگی پر اتنا اصرار، یہ نسب پر فخر،
یہ سب دراصل بدلتی ہوئی دنیا، ذاتی صدمات اور وجودی بے یقینی کے درمیان اپنے لیے معنی پیدا کرنے اور اپنی اہمیت منوانے کا ایک طریقہ تھا۔ کیا یہ ان کا زندگی سے مکالمہ کرنے کا آپ کہہ لیں ایک فلسفیانہ انداز تھا؟ یہ ایک بہت گہرا اور بہت اہم سوال ہے۔ شاید غالب کی شخصیت کی یہی پیچیدگی، یہی تضادات، یہی مسلسل کشمکش ہی انہیں آج بھی اتنا پرکشش اور زندہ بناتی ہے۔ شاید وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی آسان جوابات کا نام نہیں ہے، بلکہ مشکل سوالات سے جرت کے ساتھ الجھنے کا نام ہے۔ ان کے خط کا وہ ٹکڑا یاد کیجئے جہاں وہ بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو دن رات پڑے رہتے ہیں، یا گلے رینا کے دیباچے میں خود کو ایک ایسا بھٹکا ہوا پرندہ کہنا جو اپنے ہی نالے کی آگ میں جل رہا ہے اور جس کا آشیانہ گم ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں جو تسلی بخش عقائد سے آگے نکل کر وجود کی گہرائیوں میں جھانک رہا تھا۔ شاید یہی وہ غالب ہیں جن سے ہم آج بھی مکالمہ کر سکتے ہیں، ایک لازوال مفکر، ایک لازوال انسان۔